स्टार्ट। हम लोग लेज़र बीम करैक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे थे, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्शनैलिटी, कोहेरेंस लेंथ, डाइवर्जेंस ऑफ लेज़र बीम और थर्ड वन इंटेंसिटी ऑफ द लेज़र लाइट, इसको स्टडी किया। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोहेरेंस को स्टडी करते हैं। आमतौर पे कोहेरेंस का लफ्ज़ जब आप लोग बेसिक क्लासेस में यूज़ करते हो तो आप कहते हो कि वो लाइट बीम जो सेम फेज़ में हो, यानी उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट टाइम एक्सेस के साथ जो वो एंगल ओरिजिनेट करती है, बनाती है, वो सेम होना चाहिए विद पैसेज ऑफ टाइम। तो हम कहते हैं कि लाइट आर कोहेरेंट इन नेचर। और एग्जांपल में द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट लाइट इज़ दैट ऑफ लेज़र लाइट। जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है नॉर्मल सोर्सेज से, वो कोहेरेंट इन नेचर नहीं होती, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग फेजेस जो हैं विद पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होते रहते हैं। तो कोहेरेंस होने के लिए याद रख लो, एक तो ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि इन ऑर्डर टू मेक द लाइट कोहेरेंट इन नेचर, द कोहेरेंस रिक्वायर दैट there should be a relation or connection between amplitude and phase of the light and one point and time, and amplitude and phase of the light at another point and time। के लाइट के एम्पलीट्यूड और फेज़ के दरमियान, फेज़ मीन एंगल के दरमियान, जो टाइम एक्सेस के साथ वो एंगल बना रही है, एक रिलेशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए एक पार्टिकुलर टाइम पे और दूसरे टाइम पे भी एम्पलीट्यूड और फेज़ के दरमियान सेम रिलेशन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि लाइट कोहेरेंट रहेगी। लेकिन याद रख लो, लाइट जो है कोहेरेंट प्रॉपर्टी को रिज्यूम करती है अप टू सर्टन डिस्टेंस एंड टाइम, इवन दो लेज़र सोर्स हो। लेज़र सोर्स से जब लाइट इमिट होगी तो आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसके दरमियान जो कोहेरेंट प्रॉपर्टी है वो रिज्यूम नहीं रहती है। तो जिस डिस्टेंस तक और जिस टाइम तक लाइट रिमेन कोहेरेंस रहती है उसको कोहेरेंस लेंथ, उस डिस्टेंस को या उस लेंथ को कहा जाता है कोहेरेंस लेंथ, और उस टाइम को कहा जाता है कोहेरेंट टाइम। बात ज़हन में आ गई है ना? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन ऑर्डिनरी लाइट तो कोहेरेंट है ही नहीं है, मल्टी फेजेस, डिफरेंट डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन जो है। लेकिन लेज़र लाइट जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट इन नेचर है, तो लेज़र जब सोर्स से एमिट होती है, तो कल के लेक्चर में आपको बताया था कि द डिस्टेंस ओवर विच लाइट आफ्टर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स रिमेन्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेले लेंथ। तो इसी तरह वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक लाइट रिमेन कोहेरेंस रहेगी, उस डिस्टेंस को या उस लेंथ को क्या कहेंगे? कोहेरेंस लेंथ कहेंगे। अब कितने इंटरवल ऑफ टाइम तक ये रही है, यानी सोर्स से एमिट होने के बाद कितने टाइम तक ये कोहेरेंस प्रॉपर्टी रिज्यूम रही है, उसको कोहेरेंस टाइम कहा जाता है या कोहेरेंट टाइम कहा जाता है। कोहेरेंस लाइट 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस और लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस, और सेकेंड वन स्पेशियल कोहेरेंस और ट्रांसवर्स कोहेरेंस। यानी कोहेरेंस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, टेम्पोरल और स्पेशियल। स्पेशियल भी कहते हैं, स्पेशियल भी कहा जाता है। तो अब टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है? टेम्पोरल कोहेरेंस रेफर्स टू द constancy and predictability of phase as a function of time when waves travel along the same path at slightly different time। यानी टेम्पोरल कोहेरेंस हमें ये बताती है कि विद पैसेज ऑफ टाइम जब एक ही डायरेक्शन में वेव्स जा रही होगी तो डिफरेंट टाइम इंटरवल में उसका फेज कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी टाइम एक्सेस के साथ एक वेव है, उसने एंगल बनाया है 60 डिग्री, तो वो सर्टन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हम टाइम नोट करते हैं, लेट्स सपोज t1 टाइम में उसका फेज 60 डिग्री था, तो आफ्टर t2 टाइम, यानी कुछ जर्नी ट्रैवल करने के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो एंगल फेज जो है वो 60 डिग्री ही रहना चाहिए। तो उस वेव्स में जो फेज डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 2 एंगल के दरमियान डिफरेंस, तो इट मीन्स हम कहते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम उसका फेज क्या है? कांस्टेंट है। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा देखें कि टेम्पोरल कोहेरेंस टेल्स अस आर रेफर टू द constancy
and predictability of phase mean angle as a function of time। तो टाइम के साथ उसका फेज क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कब? when waves travel along the same path at slightly different time। कि पाथ एक ही हो, डायरेक्शन एक ही हो, लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो, डिफरेंट हो। लेट्स सपोज एक वेव यहाँ से पास करके जा रही है। अब वेव्स के अंदर आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन और मैग्नेटिक ऑसिलेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और दोनों का वेव फॉर्म होती है, यानी इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन और मैग्नेटिक ऑसिलेशन की एक वेव फॉर्म होती है जिसको हम बनाते हैं। मेरे पास से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गुजरा है और उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ बने हैं, तो इस टाइम पे मैं फेज एंगल देखता हूँ। लेटर ऑन यही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोपेगेट करके उस वाल तक चला गया, उस वक्त टाइम t2 था, मैं वहाँ फेज एंगल कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ का फेज एंगल और उस जगह का फेज एंगल अगर क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, यही बता रहे हैं ना, तो उसमें फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसी वेव्स क्या कहलाएंगी, टेम्परल कोहेरेंस कहलाएगी। अब इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल दी गई है, ये नीचे देखें कि इस फिगर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाया गया है जो प्रोपेगेट कर रहा है। द वेव फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स प्रोपेगेटेड इन द सेम डायरेक्शन। लेट्स सपोज इट इज प्रोपेगेटेड along x direction। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स E1 at time t1, यानी इस वेव फॉर्म में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है t1 टाइम पे, तो आफ्टर t2 टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 है, यहाँ पर E1 है और यहाँ पर क्या है, E2 है। तो दोनों के दरमियान टाइम डिफरेंस ले t2 माइनस t1, तो दोनों टाइम डिफरेंस में जो फेज एंगल बन रहा है इनके दरमियान, लेट्स सपोज ये फेज एंगल क्या बन रहा है, φ1। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेटर ऑन, यानी कुछ डिस्टेंस के बाद हम इस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय दीज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, t3 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 की पोजीशन ये है और t4 टाइम के बाद इसकी पोजीशन ये है। स्टिल मैं टाइम डिफरेंस लेता हूं t4 माइनस t3, तो फेज एंगल क्या बना है इनके दरमियान, φ2। अब कहता है कि यहाँ पर जिस वक्त ये मेरे पास से गुजरा था, मैंने फेज एंगल φ1 कैलकुलेट किया, और जब ये उस दीवार के पास से गुजरा मैंने फेज एंगल φ2 कैलकुलेट किया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की पोजीशन वो फर्स्ट फिगर में है, E1 और E2, और उस वक्त लेटर ऑन उस वाल के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की पोजीशन इस फिगर में दी हुई है, लेकिन दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, अब दो कंडीशन है, इफ φ1 इज इक्वल टू φ2, यहाँ 60 डिग्री था और उधर भी क्या है, 60 डिग्री है, यानी दोनों फेज एंगल सेम है, एंड φ1 इक्वल टू φ2 ट्रू फॉर ऑल टाइम ड्यूरेशन, यानी इस टाइम ड्यूरेशन में और इस टाइम ड्यूरेशन में ये फेज एंगल दोनों का आपस में क्या है, सेम वैल्यू रखते हैं, देन देयर फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0, एंड वी कैन से दी करस्पॉन्डिंग वेव्स आर टेम्परल कोहेरेंट इन नेचर। तो ये वेव्स क्या कहलाएंगी, टेम्परल कोहेरेंट इन नेचर कहलाएंगी। तो अब आप ये जो स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, विदाउट डिमॉन्स्ट्रेशन और विदाउट फिगर जो है ना, ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आती। तो अब इस फिगर को समझने के बाद सेकंड पार्ट हम ये कहते हैं कि इफ φ2 इज नॉट इक्वल टू φ1, मेरे पास से गुजरा तो एंगल 60 था और उस दीवार पे गुजरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन उनके दरमियान टाइम एक्सेस के साथ जो फेज एंगल है वहाँ 70 डिग्री हो गया, तो यहाँ 60 था, तो अब फेज डिफरेंस 0 नहीं रहा ना, तो फिर हम कहेंगे कि वेव्स आर इनकोहेरेंट इन नेचर, तो वेव्स इनकोहेरेंट हो जाएंगी। तो अब इस स्टेटमेंट को मैं थर्ड टाइम दोबारा रिपीट करता हूँ कि टेम्परल कोहेरेंस टेल्स अस दैट इट रेफर्स टू द constancy and predictability of phase as a function of time। इस टाइम इंटरवल में और इस टाइम इंटरवल में कॉन्स्टेंसी ऑफ द फेज, कि फेज की कॉन्स्टेंसी बता रहा है व्हेन वेव्स ट्रेवल अलोंग द सेम डायरेक्शन, किसी होमोजीनियस मीडियम में सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रही है। होमोजीनिटी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है तो फिर फेज भी चेंज हो जाएगा। याद रख लो कि एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रही हैं वेव्स, तो फिर दे ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एट स्लाइटली डिफरेंट टाइम, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है उसका डिफरेंट आ जाता है। तो दिस इज टेम्परल कोहेरेंस। अब टेम्परल कोहेरेंस जो है ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स बताती है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइट के ऑरिजिन पे जाएं कि जब लाइट इमिट होती है, हाँ वो लेज़र लाइट है या ऑर्डिनरी लाइट है, हम क्या कहते हैं कि नॉर्मली एटम्स जो हैं, जो एटम्स लाइट इमिट करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट्स में होते हैं। थ्रू ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक पंपिंग और थर्मियोनिक एमिशन, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से आर एक्साइटेड स्टेट में लेके जाती हैं और जब वो डी एक्साइट होती हैं तो 10⁻⁸ सेकेंड का इंटरवल जो है ना वो कंज्यूम करती हैं और डिके होके अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाती हैं, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, फोटॉन एमिट होता है, यानी लाइट एमिट होती है। बात को समझे जरा, 10⁻⁸ सेकेंड। तो इट वुड मीन दैट कि जब वो एटम एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन होंगी, कुछ वर्टिकल ट्रांजिशन होंगी, कुछ जी एक्सेस के अलॉन्ग होंगी, डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगी ना, क्योंकि आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में होमोजीनियस एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं, तो वो बहुत से एटम्स जब एक साथ ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और वो डिके होके वापस आएंगे, तो आपके पास कितनी ट्रांजिशंस बनेंगी, बहुत सारी ट्रांजिशंस बनेंगी ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जी एक्सिस। बात को समझना है। इट मीन पॉसिबली एक सेकंड में कितनी दफ़ा फेज चेंज हो सकता है, 10 पावर, जितना उसका टाइम है ना 10⁻⁸ सेकेंड, तो कितनी दफ़ा एक सेकेंड में फेज चेंज हो सकता है, 10⁻+8, यानी 10⁸ टाइम्स जो है, इधर मैंने कहीं लिखा है कि फेज चेंज हो सकता है एक सेकेंड के अंदर। अब हम ये देखते हैं, हमने ये भी देखा कि ऑर्डिनरी लाइट तो इनकोहेरेंट नेचर को ओबे करती है, नॉन कोहेरेंट है, और उसके फेजेस भी क्या हैं, मल्टी फेजेस हैं, रैंडम डायरेक्शन है। क्या लाइट 100% मोनोक्रोमेटिक हो सकती है? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि इवन लेज़र लाइट भी मोनोक्रोमेटिक नहीं है, कि जब आपके पास एटम हायर एक्साइटेड स्टेट से डिके होके वापस आती हैं तो वो डिफरेंट सब एनर्जी स्टेट, सब एनर्जी लेवल्स जो हैं वहाँ से डिके होके आ रही है, तो आपको मल्टी वेवलेंथ मिलती है, एंड एज ए रिजल्ट वी गेट ए बैंड ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हमें एक वेव पैकेट मिलता है। इस वेव पैकेट को हमने ड्रा भी किया था और आज फिर ड्रा कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी कर्व बनाएं, तो दिस इज अ बेल शेप्ड वेव पैकेट्स। अब इस वेव पैकेट में हम कहते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है जिसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल वेवलेंथ लैम्डा है। इसी तरह फिर आगे एक फ्रीक्वेंसी है, फिर फ्रीक्वेंसी है, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं ना। अब इस बेल शेप में जो ये जो पूरा एक वेव पैकेट है, इसकी जो डेल्टा लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड बैंड विड्थ। इसकी जो विड्थ है डेल्टा लैम्डा, फ्रीक्वेंसी विड्थ लोगे तो डेल्टा न्यू होगा, वेवलेंथ विड्थ लोगे तो डेल्टा लैम्डा होगा, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते होते हैं म्यू नॉट, तो यहाँ सेंट्रल वेवलेंथ क्या ली जा रही है, लैम्डा नॉट ले लो, दिस इज लैम्डा नॉट। तो अब ये कितनी वेवलेंथ्स हैं, बात ज़हन में आ रही है ना। तो इट वुड मीन दैट लेजर लाइट के अंदर भी आपके पास बैंड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको मिलती हैं, तो आपको एक वेव पैकेट मिलता है। अब आपने ये देखना है कि जो स्टार्ट में मैंने कहा कि लाइट सोर्स से, लेजर सोर्स से एमिट होने के बाद अप टू सर्टन डिस्टेंस रिमेन कोहेरेंट रहती है, तो इस डिस्टेंस को कहा गया है कोहेरेंस लेंथ, यानी उस लेंथ तक ये रिमेन कोहेरेंट इन नेचर होगी। इसको कैसे डिटरमिन करती हैं, तो दो मैथमेटिक्स रिलेशंस हैं कि कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस टाइम तक जो लाइट, यानी जिस टाइम इंटरवल तक लाइट कोहेरेंस रहेगी वो कोहेरेंस टाइम, और उसकी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, कोहेरेंस लेंथ। तो कोहेरेंस लेंथ कैसे डिटरमिन होगी, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा क्या चीज है, वेवलेंथ, इस वेव पैकेट की वेवलेंथ विड्थ है, विड्थ ऑफ द वेवलेंथ, और लैम्डा जो है ना ये सेंट्रल वेवलेंथ है, इसको लैम्डा नॉट कह दो जो है ना, जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होगी। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कोहेरेंस लेंथ c डिवाइडेड बाय डेल्टा न्यू, क्लियर होगी। अब तीन एग्जांपल्स हैं, ये दो मैथमेटिक रिलेशन हो गए कोहेरेंस लेंथ के लिए टेम्परल कोहेरेंस के अंदर। अब इसकी एग्जांपल्स ये ऊपर आ जाएं। फर्स्ट एग्जांपल्स कि ये जो फ्लोरेसेंस ट्यूब लाइट है, जब ये ऑपरेट होती है तो इससे लाइट इमिट होती है, विजिबल लाइट इमिट होती है। अब उस विजिबल लाइट की एक वेवलेंथ रेंज है, कहां से कहां तक, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी इस वेवलेंथ के अंदर जो वेव पैकेट्स है वो आपका कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेके यहां तक,
अब इस पैकेट के अंदर कितनी पॉसिबल वेवलेंथ है, मिनिमम वैल्यू 4000 और मैक्सिमम वैल्यू 7000 और जो एवरेज वेवलेंथ सेंट्रल वेवलेंथ है उसने 5000 एंगस्ट्रॉम कहा हुआ है। तो आप ऑर्डिनरी फ्लोरेसेंस ट्यूबलाइट से जो लाइट एमिट होगी, हम देखते हैं कि इसकी कोहेरेंस लेंथ फाइंड करना चाहें तो लैम्डा स्क्वायर टू डेल्टा लैम्डा, लैम्डा क्या आ जाएगा 5000 सेंट्रल वेवलेंथ, बात को ध्यान में रखें। और डेल्टा लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वेव पैकेट्स के अंदर रेंज थी मैक्सिमम 7000 और मिनिमम 4000, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, डिफरेंस ले लें 7000 माइनस 4000 क्या आ जाएगा 3000, तो ये 3000 डेल्टा लैम्डा आ गया। तो 5000 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3000 एंगस्ट्रॉम, इसको सॉल्व करें तो 5040 एंगस्ट्रॉम, ये कोहेरेंस लेंथ आ जाती है। ये वेरी स्मॉल होती है। अब आपका दिमाग ओपन होगा कि कोहेरेंस लेंथ कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। हमने लेज़र को कल अर्थ सरफेस पे मून पे फॉल किया था उसकी डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, और हमने ये देखा था कि उसका जो डार्ट है उसका डायमीटर या उसकी वेस्ट विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जब वो मून सरफेस पे लैंड करता है तो कितना इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया 10 मीटर, उस डायमीटर के नीचे 10 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया मून का ऑक्यूपाई होता है। तो वो जब मून पे लैंड कर रहा होगा वहाँ वो कोहेरेंट नहीं होगा लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, तो ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो सेकेंड एग्जांपल सोडियम लैंप, सोडियम लैंप से जब लाइट एमिट होती है तो उसकी कोहेरेंस लेंथ 0.29 मिलीमीटर, यानी आफ्टर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स 0.29 मिलीमीटर तक कोहेरेंट प्रॉपर्टी रिज्यूम रहेगी। इसी तरह अब लेजर में आ जाते हैं, हीलियम नियॉन लेजर, मोस्ट फेमस लेजर, लेबोरेटरी लेजर जो है, इसकी बैंड विड्थ डेल्टा लैम्डा जो कि बैंड विड्थ है 2 × 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम, और मोस्ट फेमिलियर वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, वो मैं आपको डेली बता रहा हूँ 6328 एंगस्ट्रॉम, यानी इसमें लैम्डा ये आ गया और डेल्टा लैम्डा ये आ गया। तो कोहेरेंस लेंथ इसी रिलेशन को यूज करके फाइंड करें तो 100 मीटर। तो अब लेजर के अंदर देखें कोहेरेंस प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होती जा रही है, मच मोर ग्रेटर, बेटर होती जा रही है ना। तो यही डिफरेंस वो बताना चाह रहा था आपको कि टेम्परल कोहेरेंस के अंदर जो फ्लोरेसेंस ट्यूबलाइट थी और उसके बाद सोडियम लैंप, हम कहते हैं ना सोडियम लैंप से नियरली मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन ज़रा उसकी मोनोक्रोमेटिसिटी और कोहेरेंस प्रॉपर्टी को देखें 0.29 मिलीमीटर, इवन 1 मिलीमीटर तक भी आपको सोडियम लैंप जो है वो कोहेरेंट लाइट नहीं दे रहा है, जबकि हीलियम नियॉन जो कि लो पावर लेज़र है, 1 मिलीवाट पावर जनरेट करने वाला लेज़र है, इससे जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस्ड हुई है उसकी कोहेरेंस प्रॉपर्टी अप टू 100 मीटर। दिस इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो अब अगर हाई पावर लेज़र की बात करें तो फिर उसकी कोहेरेंस लेंथ और क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होगी ना। यानी ये डिस्टेंस, ये हीलियम नियॉन के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप लोग निकालें तो वो बहुत ग्रेटर आएगा। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द लेजर कि वो आपको कोहेरेंट लाइट जो है ना वो दे रहा है। बात क्लियर होगी। अब सेकंड की तरफ आते हैं, स्पेशियल कोहेरेंस, ट्रांसवर्स कोहेरेंस जो है ना। अब ये क्या बताती है, जिस तरह मैंने टेम्परल कोहेरेंस पे ये डिटेल डिस्कशन की है, इसको देखें कि स्पेशियल कोहेरेंस रेफर्स टू द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वेव्स ट्रेवलिंग साइड बाय साइड एट द सेम टाइम बट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इसमें हम उसकी निस्बत डिफरेंस क्या लेंगे, उसमें देखें एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आपने 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल में ऑब्जर्व किया है, उसकी करस्पॉन्डिंग फेज मेरे पास से गुजरा और उस दीवार से गुजरा, तो टाइम चेंज हो गया ना। यहां पर स्पेशल कोहेरेंस में हम क्या लेंगे कि हम 2 आइडेंटिकल प्लेन वेव्स लेंगे दैट ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी, लेकिन इनके अंदर आप क्या करोगे, एक ही टाइम में उनके करस्पॉन्डिंग फेजेस को देखेंगे। लेट्स सपोज एक वेव तो जो मेरी तरफ दे, एक वेव्स यहां से जनरेट हुई है और दूसरी वेव्स यहां से जनरेट हुई है, एक ही टाइम में 2 आइडेंटिकल वेव्स, प्लेन वेव्स जा रही हैं। तो मैंने यहां देखना है उनके दरमियान फेज, इन दोनों वेव्स के दरमियान फेज देखना है कि ये दोनों फेज में थी या नहीं। इसको यूज समझ लो कि जिस तरह 2 आर्मी के बंदे हैं, जब वो मार्च पास्ट स्टार्ट करते हैं,
एक मैं हूँ और एक मेरे साथ नेबरहुड में राइट साइड पे दूसरा है, तो हम दोनों जो ही हमें सिग्नल मिलता है कि लेट्स स्टार्ट, हम अपना दायां बाजू आगे दोनों लेते हैं, डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल कर लिया और देखें फेज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या है, सेम है, और हमारा दायां कदम उठ गया, मेरा भी और उसका भी जो है ना। अब टाइम गुजरा तो ये बाजू किधर आएगा, पीछे जाएगा, मेरा भी पीछे गया और उस बंदे का भी पीछे गया, तो हम दोनों ने आपस में फेज रिलेशन देखना है इस टाइम में, ठीक होगी बात। फिर कुछ डिस्टेंस के बाद हमने देखना है कि क्या हमारे दरमियान स्टार्टिंग पॉइंट पे जो फेज रिलेशन था क्या वो सेम डेवलप हुआ है आफ्टर ट्रेवलिंग 10 मीटर डिस्टेंस और 100 मीटर डिस्टेंस। आप देखते हैं ना कि जो बेस्ट मार्च पास्ट होता है उसमें आर्मी का जो ट्रुप्स ऑफ सोल्जर हैं कि वो ऑल द टाइम उन सब के दाएं बाजू एक साथ आगे और एक साथ पीछे जाती हैं, तो वो देखने में भी कितना प्लेजेंट इफेक्ट लगता है। यही काम हमने स्पेशल कोहेरेंस के अंदर देखना है कि वेव्स जो हैं, दो वेव्स जो हैं टू डिफरेंट टाइम में जब उनका डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होंगी क्या वो फेज में हैं या नहीं है। तो आप फर्स्ट वन को देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट P1 इज E1, ये फर्स्ट वेव है। अच्छा, इसके साथ दूसरी वेव्स है उतने ही टाइम में, यानी एक साथ एक ही टाइम में दो वेव्स बनी है। सेकेंड वेव्स जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट P2 E2 है। अब जरा दोनों की देखें, क्रस्ट की पोजीशन देखें, फर्स्ट वेव का जो क्रस्ट है और सेकेंड वेव का जो क्रस्ट है ये अपनी हाईएस्ट वैल्यू पीक वैल्यू को सेम टाइम इंटरवल में जा रहा है। इसी तरह फर्स्ट वेव का जो ट्रफ है उसको देखें और सेकेंड वेव का जो ट्रफ देखें वो भी अपनी पीक वैल्यू को सेम टाइम इंटरवल में जा रहा है। क्लियर होगी। अब कुछ टाइम लेटर ऑन T2 टाइम के बाद, मैंने कहा ना हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट लिया था और 100 मीटर के बाद भी हमारा स्टार्ट क्या है, सेम है, यानी हम दोनों सेम फेज में हैं। तो यही वेव्स जो हैं जब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होंगी तो आफ्टर T2 टाइम दोनों वेव्स का, T1 टाइम में दोनों वेव्स का पैटर्न और आफ्टर T2 टाइम दोनों वेव्स का पैटर्न, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 P1 पे E1 है और सेकेंड वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर P2 पे E2 है। तो अब जरा दोनों को देखें, फर्स्ट वेव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखें, ये डाउनवर्ड एरो आ रहा है, यानी इसकी स्टेट ऑफ मोशन, और सेकेंड वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की स्टेट ऑफ मोशन देखें एक जैसी है ना। तो जब स्टेट ऑफ फेज का जो असल मीनिंग ही यही होता है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट पोजेसेस सेम स्टेट ऑफ मोशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में पार्टिकल की स्टेट ऑफ मोशन क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग वेव्स जो हैं वो क्या है, सेम फेज में है। तो यहाँ पर फिर हम कहते हैं कि अगर यहाँ और यहाँ पर भी फेज था, आपने इस चीज़ के एरो को देखना है, यहाँ पर और यहाँ पर देखें फेज सेम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की P1 और P2 पे, और इधर भी फेज क्या है, सेम है। तो हम कहते हैं कि बोथ वेव्स आर इन सेम फेज। तो इस किस्म की कोहेरेंस को क्या कहते हैं, स्पेशल कोहेरेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस को दोबारा देखिए, आपको और क्लियर होगा कि स्पेशल कोहेरेंस टेल्स अस और रेफर्स टू द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वेव्स ट्रेवलिंग साइड बाय साइड। दो वेव्स साइड बाय साइड जा रही हैं, जैसा मैंने बंदों की एग्जांपल दी, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, ठीक है, एक साथ दोनों स्टार्ट लिया, बट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, कि यहाँ पे और वहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है, टाइम सेम है, लेकिन उनके दरमियान फेज रिलेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको स्पेशल कोहेरेंस कहा जाता है। तो स्पेशल कोहेरेंस बेसिकली हमें क्या बताती है कि द एरिया ओवर विच लाइट इज कोहेरेंट, कि वो कौन सा इफेक्टिव एरिया है जिस एरिया में लाइट क्या रहती है, कोहेरेंट रहती है। क्योंकि इसमें वेव्स ने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ होता है। एक वेव ने फॉर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल इसकी इस तरह भी ली जा सकती है कि एक बंदा दरवाजे से, सेकेंड वेव दरवाजे से ओरिजिनेट होके आ रही थी और मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा और वो चंद स्टेप्स पहले से कवर करके आएगा, तो होना ये चाहिए कि जब उसने 10 स्टेप्स लेग्स को 10 कदम मुझसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना है, लेकिन जब वो मुझ तक पहुँचेगा तो हम दोनों के दाएं बाजू एक साथ आगे जाने चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि बोथ आर इन सेम फेज। तो इसमें डिस्टेंस ऑलरेडी डिफरेंट हो गया ना, तो डिस्टेंस डिफरेंट भी हो लेकिन फेज की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो ये स्पेशल कोहेरेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो है।